INS विक्रांत 24 मेगावाट की ऊर्जा से संचालित होगा। इसके लिए जरूरी ऊर्जा इस पर लगे 2 बड़े टरबाइन के जरिए बनाई जाएगी और इसके जरिए INS विक्रांत 28 समुद्री मील प्रति घंटा की अधिकतम गति से चल सकेगा। विक्रांत का फिलहाल 83% फैब्रिकेशन और 75% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बाकी का काम विक्रांत के पूरी तरह पानी में उतरने के बाद किया जाएगा, जिसमें डेक से लेकर एडवांस सिस्टम लगाए जाएंगे और फिर समंदर का ये सिकंदर पूरी तरह खड़ा हो जाएगा, जिसका नाम है INS विक्रांत। टीम न्यूज नेशन। तो INS विक्रांत के हथियारों का जखीरा क्या है, उसकी खासियत क्या है, अभी आपके सामने हमने पेश कर दी। अब आइए आपको दिखाते हैं कि INS विक्रांत भारत का सूरमा और विरोधियों के लिए किस तरीके सरदर्द बन सकता है। भारत की इस उपलब्धि ने किस तरीके से भारत को अपने तमाम पड़ोसी देशों के बहुत आगे रख दिया है। मुकाबले में सिर्फ चीन आसपास दिखाई देता है पूरे एशिया में, और अगर हम देखें तो दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देशों में से एक अब भारत बन जाएगा। INS विक्रांत के पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद भारतीय नौसेना दक्षिण एशिया में एक बड़ी ताकत बन जाएगी और बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक भारतीय नौसेना की पहुंच और मजबूत हो जाएगी। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो उस पहलू में भी भारतीय नौसेना और मजबूत हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जबकि भारत के पास पहले से INS विराट और INS विक्रांत और विक्रमादित्य के शामिल हो जाने के बाद भारत के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। अगर पाकिस्तानी नौसेना की योजनाएं कामयाब भी हुई तब भी उन्हें पहला एयरक्राफ्ट कैरियर उतारने में कम से कम 2 साल का वक्त लग जाएगा, जो सीधे सीधे पाकिस्तानी नौसेना को बैकफुट पर धकेल देंगे। इसी तरह चीन के पास भी अभी तक सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत के लिहाज से हमें और चीन को एक ही जगह खड़ा कर देता है। इतनी क्षमता है नौसेना के क्षेत्र में कि अगर कोई देश हमारी क्षमता या सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस में खलल डालता है, भारत के खिलाफ कोई चुनौतियां पैदा करता है, तो मुंह तोड़ जवाब ऐसे सिस्टम से दिया जाएगा। विक्रांत के लॉन्च की सबसे अहम बात ये कि पूरी तरह स्वदेशी है, जो हमारी ताकत की पहचान बन गया है। चीन के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो उसने पूर्व सोवियत संघ से खरीदा था और चीन अभी तक अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना पाया है। विक्रांत के निर्माण में यही सबसे बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि इसमें तकनीक से लेकर मटेरियल सब कुछ देश के अंदर ही बनाया गया। विक्रांत को बनाने के लिए जिस स्टील का इस्तेमाल किया गया वो पूरी तरह देश में बनाया गया। इसके लिए पहले रूस से भारत ने मदद मांगी थी, लेकिन रूस ने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टील देने से इनकार कर दिया था। उनको एक संकेत दिया गया है कि ये जो आपका एक्सक्लूसिव क्लब था, जहां आप हमें आने नहीं देते थे, हमारे खिलाफ तकनीकी सैंक्शंस डाली थी इतने दशकों में, पीछे दशकों से, खासकर जबकि हमने 98 में पोखरण में वो विस्फोट किया था परमाणु शस्त्रों का, तो एक संकेत दिया जाता है कि देखिए, डोंट फिडल विद अस, हमारे साथ कुछ ऐसे वैसे काम मत कीजिए, क्योंकि शक्ति है हमारे पास। जिसके बाद भारत में ही स्टील बनाने का काम शुरू किया गया। विक्रांत को बनाने के लिए खास किस्म की स्टील का इस्तेमाल किया गया, जिसे मरीन स्टील कहा जाता है। ये कोई आम स्टील नहीं होती, बल्कि फौलादी किस्म की स्टील होती है, जो साल साल पर जंग नहीं खाती। इस स्टील से बनाया गया जहाज का ढांचा दुश्मन की तोपों और रॉकेटों के हमले को भी सहन कर लेते हैं। 37,500 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए वॉरशिप स्टील बनाना भी हिंदुस्तान के लिए कोई मामूली चुनौती नहीं थी। इससे पहले इस तरह के स्टील हिंदुस्तान रूस, पोलैंड और इंग्लैंड से मंगवाया करता था, लेकिन इसमें हो रही लेट लतीफी की वजह से इन पर निर्भर रहना मुमकिन नहीं था। आखिरकार INS विक्रांत के लिए स्टील बनाने का बीड़ा उठाया सेल ने। इसके बाद सेल की राउरकेला, भिलई, दुर्गापुर और बोकारो प्लांट ने INS विक्रांत के लिए 23,000 टन से भी ज्यादा स्टील बनाए। विक्रांत के वेपन और रेडार सिस्टम पर भी काम किया जा रहा है। इसके निर्माण से जुड़े लोगों के मुताबिक इस काम को दूसरे चरण में निपटा लिया जाएगा। हम फेज 2 में काम कर रहे हैं और फेज 1 से फेज 2 की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप जो ये की जंप देख रहे हैं, ये फेज 2 का ही हिस्सा है और पूरी उम्मीद है कि जल्दी फेज 2 भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। INS विक्रांत सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, बल्कि ये देश की तकनीक और शान का प्रतीक बन गया है और हमारे पड़ोसी मुल्कों को अभी इस मंजिल तक पहुंचने में काफी वक्त लग जाएगा। कोची से अनीता चौधरी, टीम न्यूज नेशन।
स्वावलंबी होना कौन देश नहीं चाहता, और वाकई में भारत ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में, इस प्रकरण में तरक्की की, अपने आप में काबिले तारीफ है। अनीता चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कोची से। अनीता, ये बताइए कि भारत पुरजोर कोशिशें कर रहा है कि कम से कम रक्षा संबंधी उपकरणों या फिर इस तरह के जखीरों के मामले में हम स्वावलंबी हो सके। जिस तरीके से INS विक्रांत के निर्माण में भारत ने एक अहम भूमिका निभाई और उनके तमाम सैनिकों, एक तरह से साइंटिस्ट ने निभाई है, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हम खुद अपने दम पर चीजों को कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अजय। आपको बता दें हमारे हिंदुस्तान के जो रिसर्च विंग है उसके लिए, क्योंकि अगर सतही तौर पर की बात करें तो हम कई ऐसे मिसाइल्स जो हैं वो हम ईजाद कर चुके हैं। अगर एयरफोर्स की बात करें तो वहाँ भी हम बहुत मजबूत हो चुके थे, लेकिन नौसेना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही वीक पॉइंट बन रहा था। आपको बता दें कि INS विक्रांत की लॉन्चिंग के बाद चीन की तरफ से भी एक खबर आ रही है कि चीन का कहना है कि उसकी जो नौसेना की जो रिसर्च विंग है वो कह रही है कि इस INS विक्रांत के आने से, इस तरह के भारत जो जिस तरह के कदम उठा रहा है उसकी वजह से साउथ एशिया में जो है वो उसका बैलेंस जो है, उसको जो स्ट्रेंथ बैलेंस जो है, जो इक्वलिटी बैलेंस जो है, जो सेनाओं के बीच में और जो हमारा जो रिलेशन बिल्डअप होता है, जो एग्रीमेंट है, उसमें उसका बैलेंस जो है वो खराब होगा। बहुत बड़ा थ्रेट है इस तरह का चीज को, जो चाहे वो अरिहंत हो चाहे विक्रांत हो, वो बहुत बड़ा थ्रेट बन रहा है जो चीन है। चीन जैसे देश के लिए जब इस तरह से बयान, अभी इसकी लॉन्चिंग में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है INS विक्रांत, ये अभी अपने धीरे धीरे डेवलपिंग स्टेज में है। 5 साल का ट्रायल, सी ट्रायल पे जा रहा है। 5 साल के सी ट्रायल में जाने के बाद ये पूरी तरह से अगर कसौटी पे खड़ा उतरता है कि जो मिसाइल, जो हाईटेक मिसाइल्स इसमें लगाई गई हैं वो प्रॉपर काम करती हैं, जो रडार लगाए गए हैं वो प्रॉपर काम, जो जैमर लगाए गए हैं वो प्रॉपर काम है, नेविगेशन किस तरह से काम कर रहा है, और जिस तरह की इसकी बॉडी बनाई गई है, समुद्र के पानी में जिस तरह का स्टील हम इस्तेमाल करे हैं वो प्रॉपर खड़ा उतरता है कि नहीं, उसके बाद इसको ओके किया जाएगा। लेकिन अभी सी ट्रायल के दौरान ही अगर थ्रेट बनता है किसी कंट्री, खासकर चीन जैसे देश के लिए, तो फिर आने वाले दिनों में कितना बड़ा थ्रेट ये बन सकता है। वाकई में अनीता, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जिस लड़ाकू विमान के जरिए INS विक्रांत समुद्र की लहरों पर अपनी ताकत दिखाएगा, दरअसल वो विमान है MiG-29 के वर्जन। MiG-29 के भारतीय नौसेना में अलग अलग तरीके से डिजाइन किया जा रहा है ताकि विक्रांत पर तैनात होने के बाद इस विमान वाहक पोत की ताकत और ज्यादा बढ़ जाए, ताकि मारक क्षमता इसकी पहले से कहीं ज्यादा हो सकती है। देखिए, MiG-29K एक ऐसा विमान जो आसमान से दुश्मन पर कहर बरपाने की ताकत रखता है। ये एक ऐसा फाइटर प्लेन है जो रफ्तार से लेकर हमला करने तक हर मामले में किसी भी सेना का सबसे खतरनाक हथियार साबित होता है, और भारतीय नेवी के लिए खासतौर पर MiG-29 का नेवल वर्जन तैयार किया गया है, जिसे विक्रांत पर भी तैनात किया जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं क्या है MiG-29K नाम के इस लड़ाकू विमान की खासियत। MiG-29K की सबसे बड़ी खासियत है इसके फोल्डिंग विंग्स यानी पंख, जिसकी वजह से इसे किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करना आसान हो जाता है। पंखों के फोल्ड होने की वजह से ये कम जगह घेरता है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के हैंगर में ज्यादा विमान रखे जा सकते हैं। MiG-29K का टेक ऑफ सिस्टम भी खास है। MiG-29K कैटापल्ट टेक ऑफ सिस्टम पर आधारित है और इसके अंदर एरेस्टिंग हुक्स है, जिसकी वजह से लैंडिंग करते वक्त ये फौरन एयरक्राफ्ट कैरियर के वायर्स को अपने हुक्स के जरिए पकड़ लेता है और बिना लंबा फासला तय किए लैंडिंग कर जाता है। MiG विमानों की पीढ़ी में MiG-29K में एक और विकास किया गया है जो इसकी रिफ्यूलिंग से संबंधित है। MiG-29K को रिफ्यूल करने के लिए बेस या करियर पर वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हवा में उड़ान भरते हुए ही फ्यूलिंग क्राफ्ट से ईंधन बच सकता है। इतना ही नहीं, ये किसी साथी विमान से भी ईंधन ले सकता है और दे भी सकता है। MiG-29K की वजह से पायलट लंबी उड़ान भर सकता है और उसे आगे की फ्लाइट चलाने के लिए जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। जंग के हालात में ये फीचर विमान की हमला करने की क्षमता को बढ़ा देता है।
MiG-29K का वेपन सिस्टम भी अत्याधुनिक है। इस विमान में 30 mm की तोप लगी है जो दुश्मन पर शोले बरसा सकती है। साथ ही साथ इस विमान से लेजर गाइडिंग बम और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल बम भी गिराए जा सकते हैं।